हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश हिस्ट्री के सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। एक वीडियो ऑलरेडी सीरीज का आ चुका है, वो आप चैनल में देख सकते हैं, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है learnservices.org, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियोज़ को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। आधुनिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि राज्य मराठा शासन हो, 1857 का विद्रोह हो, या राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश शासन और संघर्ष है, जिसमें आपको डिफरेंट जो सत्याग्रह हैं, या तो झंडा सत्याग्रह है, या तो जंगल सत्याग्रह है, या चरण पादुका हत्याकांड है, या जितनी भी चीज़ें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वी विल गेट ए कंप्लीट कवरेज ओवर हियर। ये एक कंप्लीट कवरेज होगा, दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस वीडियो में तो हम हिंदी माध्यम में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो और भी बनने वाला है जिससे प्रॉपरली अंग्रेजी माध्यम में भी आपको उपलब्ध रहेगा। जो फ्रेंड्स आपके इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इसको रेफर कर सकते हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी बात करते हैं हम इसके बारे में, तो सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा जो मॉडर्न मध्य प्रदेश है, इसको आमतौर पर हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से कनेक्ट करते हैं। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें 1775 से लेकर 82 तक का टाइम पीरियड आमतौर पर हम इसको काउंट करते हैं। यदि इसमें हम देखने की कोशिश करें तो पुरंदर की संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में, और या तो आपकी बड़गांव की संधि है 1779 की, या तो सालबाई की संधि है 1782 की। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 तक हम काउंट करते हैं, जिसमें बैसिन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 को। उसके पहले ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और एक ही देवगांव की संधि की बात करें 17 दिसंबर 1803 को होती है। सूरजी अर्जन गांव की संधि होती है अंग्रेजों के साथ में। तो ये सारी संधियां काफी इंपॉर्टेंट है। देवगांव की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, भोसले के साथ हुई। और सूरजी अर्जन गांव की संधि की बात करें 3 दिसंबर 1803 को हुई सिंधियाओं के साथ में। ये संधियां कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा राजपुर घाट की संधि है होलकरों के साथ में हुई 25 दिसंबर 1805 को। और मंदसौर की संधि, जिसे कई बार मंडेश्वर भी लिखा मिलता है, ये हुई 6 जनवरी 1818 को। और इसके अंतर्गत जो खानदेश का जो क्षेत्र है वो कंपनी को दे दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं जो अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बाकी चीज़ें पढ़ी थी, होलकर डायनास्टी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ी थी। आज डिस्कस करेंगे हम उसके बाद का जो सिंधिया डायनास्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जब सिंधिया वंश की बात करते हैं तो सिंधिया वंश में जो उसके फाउंडर हैं वो बोलते हैं आप राणोजी सिंधिया को। एक मराठा राज्यपाल के रूप में आपने इनको अपॉइंट किया था। कह सकते हैं कि पेशवा बाजीराव वन ने इनको एक सनद दिया था, गवर्नरशिप दी थी बेसिकली इस रीजन की। और इसके अंतर्गत मध्य देश में सिंधिया राज्य के संस्थापक आप राणोजी सिंधिया को बोल सकते हैं। महदजी सिंधिया की बात करें, महदजी सिंधिया जो हैं इस वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। यदि इनके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम। इसमें देखा जाए तो महदजी सिंधिया ने पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 1761 में हुआ, जहां पे एम एस साहब दाली के साथ में मराठाओं का मुकाबला हुआ। मराठाओं की तरफ से याद रखना है आपको, मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सदाशिवराव। तो सदाशिवराव बेसिकली मराठाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे सदाशिवराव की तरफ से जो मुकाबला किया था वो था महदजी सिंधिया ने। इसके अलावा देखा है तो बाद में उन्होंने लोकेन सिंह जाट को भी हराया था। लोकेन सिंह जाट को लेकिन जो हराया था वो ईयर आप लोग याद रख लें, प्लीज रिमेंबर द ईयर। तो गोहद के जाट राजा थे लोकेंद्र सिंह, जिनका किला इन्होंने छीना था 1765 को। ये भी आप लोग याद रखें, दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि राणोजी सिंधिया को बेसिकली कब बनाया गया था। तो आइए राणोजी सिंधिया जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिम लिटिल बिट। देखिए यदि हम बात करें सिंधिया वंश के संस्थापक की बात करें तो ये हम बात करते हैं बेसिकली राणोजी सिंधिया के बारे में। तो राणोजी की बात करें, राणोजी सिंधिया की बात करें तो राणोजी सिंधिया को हम सिंधिया वंश का संस्थापक बोलते हैं। हालांकि इनको राणोजी सिंधे बोलते थे, हिज नेम वाज राणोजी सिंधे, और बाद में बन गए सिंधिया। इनकी बात यदि हम करें तो इनका जो संबंध था, जो कान्हेर खेड़ा है, एक जगह है इसका नाम है कान्हेर खेड़ा। तो कान्हेर खेड़ा के बेसिकली पाटिल परिवार से हैं। तो ये आप लोग याद रखते हैं, कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से हैं। हालांकि पाटिल जो हैं मराठा ही होते हैं। तो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से हैं, पाटिल फैमिली है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है राणोजी सिंधिया जी के बारे में कि 1779 में अमझेरा के युद्ध में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। 1729 का अमझेरा का जो युद्ध था, इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अमझेरा, कौन सा अमझेरा, अमझेरा 2 था,
अमझेरा का युद्ध एक और था 1857 वाला, वो अलग है, ये अमझेरा अलग है। अमझेरा का युद्ध जो है इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसके चलते इनको बेसिकली सनद दी गई। किसके द्वारा? पेशवा बाजीराव वन के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्हें कुछ महत्वपूर्ण होलकर साम्राज्य के जैसे ही इनको भी एक प्रकार से भागीदारी दी गई, जिसके अंतर्गत इन्हें राणोजी सिंधिया को जो रीजन दिए गए उसमें जैसे आते हैं उज्जैन, जो रीजन उन्हें दिए गए इसके बाद में, तो जैसे उज्जैन है, उज्जैन का रीजन इन्हें दे दिया गया। उज्जैन के रीजन के अलावा जो कह सकते हैं कि लगा हुआ रीजन है शाजापुर का क्षेत्र, शाजापुर का क्षेत्र इनको दे दिया गया। शाजापुर के अलावा कह सकते हैं सुजावलपुर है, इसे सुजालपुर बोलते हैं राइट नाउ, तो सुजालपुर का क्षेत्र है। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इनको दिए गए, तो ये आप लोग रखें, उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर जैसे क्षेत्र जो है इनको दिए गए, और ऐसे क्षेत्र इनको दे दिए गए, है ना। अब देखा तो 1732 में 1732 एडी की बात करें, 1732 की बात करें तो 1732 एडी में इन्हें प्रॉपरली एक मालवा अंचल के जैसे ही, मतलब प्रॉपरली इनको कुछ नियंत्रण दिए गए। ये सुजालपुर है, सुंदरसी है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए। तो ये आप लोग याद रखें, 1732 में इन्हें मालवा अंचल के विभाजन संबंधी दस्तावेज के अनुसार इन्हें प्रॉपरली राणोजी को कुछ और नियंत्रण मिले। तो राणोजी का जो पावर है कहीं ना कहीं इनको बढ़ा दिया गया, कुछ और भी अंचल इनको दिए गए, जैसे कि आप कह सकते हैं सुजालपुर के अलावा सुंदरसी भी दे दिया गया है ना, जो वहीं से लगा हुआ है। नाउ यदि हम इसमें बात करें तो 1753 में सिंधियाओं ने अपने अधिकार को थोड़ी और बढ़ाया, जो हाटोली है, बोराड है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स में और भी अपना कब्जा किया। लेकिन यदि हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था 1766 का, 1766 एडी की यदि हम बात करें, 1766 एडी का ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं 1732 एडी में थोड़ा लिख देता हूँ इसमें कौन सा रीजन को दिया गया। तो मैं सुजालपुर तो दे दिया गया था, सुंदरसी भी लिख देता हूँ, सुंदरसी का जो क्षेत्र है ये भी इनको दे दिया गया था, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं सुंदरसी। यदि हम बात करें 1766 एडी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में जब आय का बंटवारा हुआ, तो उत्तर भारत में आय के बंटवारे के दौरान कुछ एरिया किसको मिली, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उत्तर भारत में आय का बंटवारा हुआ, और जब आय का बंटवारा हुआ तो किसको क्या मिलेगा इसकी बात हुई। तो याद रखिएगा इसमें होलकर और सिंधियाओं को बराबर मिला। तो यहाँ पे कह सकते हैं आय के बंटवारे में पेशवा जो थे, पेशवाओं को मिला एक बड़ा राज्य, पेशवाओं को बड़ा हिस्सा मिला, इनको मिला 46% एरिया, 46% हिस्सा। इसके अलावा जो होलकर और सिंधिया थे, इन दोनों को बराबर मिला, और ये कितना मिला 21% है ना। होलकर और सिंधिया को 21% दिया गया, तो ये आप लोग देखें 21% दोनों को दिया गया, 21% भाग प्राप्त हुआ। अब इसमें यदि हम देखें इसमें कि राणोजी की मृत्यु के बाद महर्जी सिंधिया सत्ता में बैठे, और उन्होंने बेसिकली आपको डिस्कस किया था मैंने, उन्होंने कई सारे युद्ध में पार्टिसिपेट किया, इवन आंग्ल मराठा युद्ध में ही पार्टिसिपेट किया। लेकिन इनका जो पावर है वो तब बढ़ा कि जब 1765 में मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि 1765 में इन्होंने जब कब्जा कर लिया था, लोकेन सिंह जाट को हराया था और ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। ये काफ़ी हिस्टोरिक टाइम था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यदि हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली राणोजी सिंधिया की बात करते हैं। तो राणोजी सिंधिया के बाद में यदि हम बात करें तो महर्जी सिंधिया का पावर बढ़ा। महर्जी सिंधिया के बारे में थोड़ी चीज़ें अपने को पढ़ना चाहिए, जैसे कि महर्जी सिंधिया के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट 1 सेकेंड, महर्जी सिंधिया के बारे में एक छोटी सी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, ये इनका पावर तब बढ़ता है जब 1765 में, देखिए 1761 एडी में इन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव के साथ में। लेकिन 1765 एडी में जो गोहद के जाट राजा थे, जो गोहद का क्षेत्र है, गोहद का मतलब यह है कि भिंड की बात कर रहा हूँ, गोहद के राजा थे जिनका नाम जाट राजा आप कह सकते हैं लोकेंद्र सिंह जाट, इनको इन्होंने हराया। और लोकेंद्र सिंह जाट को हराने के बाद में इनकी जो पावर है वो बढ़ गई, और इनको हराने के बाद में इन्होंने बेसिकली ये जो रीजन है ये अपने कब्जे में ले लिया। तो कह सकते हैं ग्वालियर किला इनके हाथ में आ गया। तो महर्जी सिंधिया के हाथ में आया ग्वालियर का फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट जो आप देखते हैं, ग्वालियर फोर्ट अब कैसे कब्जे में आ गया, ये आ गया महर्जी सिंधिया के बारे में, और ये आने के बाद इनका पावर उसके बाद बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं यदि सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजाओं का नाम लें तो आप कहेंगे महर्जी सिंधिया वॉज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। बाद में ही बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महर्जी ने ग्वालियर साम्राज्य की नींव रखी, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने दिल्ली में भटकते हुए राजा शाह आलम II की यदि हम बात करें तो शाह आलम II को बेसिकली पुनः स्थापित किया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वहाँ पर एक और थे गुलाम कादिर,
गुलाम कादिर का नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है, तो गुलाम कादिर के नेतृत्व से इन्हें मुक्त कराया। तो यहाँ पे गुलाम कादिर का नाम भी याद रखेंगे, गुलाम कादिर के नेतृत्व से शाह आलम को मुक्त कराया। तो गुलाम कादिर का नाम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गुलाम कादिर का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखा है तो बाद में इससे खुश होकर बाद में महजी सिंधिया को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था, किसने, सम्राट शाह आलम ने। तो दिस इज द समथिंग। लेकिन यहाँ पे एक और डेवलपमेंट था जिसको आपको याद रखना चाहिए। 1810 ईस्वी तक, 1810 एडी तक, तो आप याद रखें टिल 1810 एडी, 1810 एडी तक यदि आप देखें तो 1810 एडी तक जो सिंधियाओं की जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ सिंधिया क्या थी, कैपिटल ऑफ सिंधिया थी उज्जैन। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखें। कैपिटल ऑफ सिंधिया क्या थी उस समय राजधानी थी आपकी उज्जैन। लेकिन इसके बाद जो है राजधानी उज्जैन से शिफ्ट करके आपने क्या कर दिया, उज्जैन से राजधानी शिफ्ट करके आपने ग्वालियर को रख लिया। तो दौलत राव शिफ्टेड द कैपिटल। तो याद रखें दौलत राव सिंधिया, जस्ट 1 सेकेंड, दौलत राव सिंधिया शिफ्टेड द कैपिटल, इन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दिया टू ग्वालियर। तो ग्वालियर में राजधानी शिफ्ट कर दिया कब, या आप याद रखें 1810 में, 1810 एडी में, 1810 एडी में इन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दिया। तो ये एक नया डेवलपमेंट है, इसको आप लोग याद रखें। यदि आपसे कोई पूछता है तो ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया, ग्वालियर को राजधानी स्टार्टिंग बनाया किसने, इट वाज बाई दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया का नाम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये नाम लिटरली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर उत्तराधिकारी रहे, जैसे जानकोजी राव की बात करें, जानकोजी राव के बाद जयाजी राव हुए। तो ऐसे कई सारे नाम यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट, इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वाइट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे राणोजी सिंधिया और महजी सिंधिया का नाम जरूर याद रखें। एक नाम और डिस्कस किया जाता है माधवराव सिंधिया जी के बारे में। तो माधवराव सिंधिया की बात करें तो माधवराव सिंधिया का नाम जरूर आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे माधवराव सिंधिया के बारे में बात की जाती है। देखिए माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई, और माधवराव सिंधिया इन्हीं के नाम पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पे प्रॉपर्ली कॉलेज भी है। माधवराव सिंधिया की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु होती है कब, ही डाइड इन द एज ऑफ 5 जून 1905। तो इनकी डेथ होती है 5 जून 1925 को। और इनकी डेथ होने के बाद में फिर सत्ता किसके हाथ में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इनके बाद सत्ता आएगी किसके हाथ में, इट विल गो टू जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया उस समय ज़्यादा एज थी नहीं जीवाजी राव सिंधिया की। अब जीवाजी राव सिंधिया 9 साल के थे, तो एट दैट टाइम जीवाजी राव सिंधिया वाज मैनली, जीवाजी राव सिंधिया की जो एज थी वो केवल 9 साल थी। और इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो सत्ता का जो ट्रांसफ़र हुआ वो नहीं हो पाया। ही वॉज मैनली 9 ईयर्स एट द टाइम। तो यहाँ पे क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने प्रॉपरली काउंसिल ऑफ एजेंसी बनाई, और वो काउंसिल ऑफ एजेंसी चीज़ों को मैनेज कर रही थी। अब जीवाजी राव सिंधिया जब थोड़ी वयस्क हुए तो फिर इनको फाइनली इनको उत्तराधिकार दे दिया गया। तो इनको जो अधिकार सौंपे गए, तो 1925 की बजाय इनको अधिकार जो सौंपे गए वो इनको अधिकार मिले नवंबर 1936 में, चूंकि इनकी एज पहले कम थी। तो नवंबर 1936 ईडी में फाइनली जाके इनको अधिकार सौंपे गए। ये है जीवाजी राव सिंधिया। हाँ, जीवाजी राव सिंधिया की जो मदर वाइफ हैं उनका नाम जरूर पूछा आता है, तो आप लोग याद रखेंगे उनका नाम है विजया राजे, जिन्हें हम राजमाता के नाम जानते हैं, राजमाता विजया राजे। तो विजया राजे जी का नाम आप लोग जानते ही हैं, विजया राजे, राजमाता विजया राजे हैं, जो इनकी वाइफ थी। तो इनका विवाह जो है राजमाता विजया राजे से हुआ, तो ये इनकी क्या है, वाइफ हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। विजय राजे की बात करें, विजय राजे मध्य प्रदेश की थी और उनका जन्म मध्य प्रदेश के ही सागर जिले में हुआ था। तो यदि हम विजय राजे के बारे में थोड़ी बात करें तो विजय राजे जो है ये है मध्य प्रदेश की, इनका बोर्न मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि हालांकि इनके लिए
इनकी जीवनी भी एक लिखी गई थी। तो विजय राजे की एक जीवनी बड़ी फेमस है, और इनकी जीवनी की यदि हम बात करें तो इनकी जीवनी लिखी गई है किसके द्वारा, तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। तो जीवनी का नाम है इनकी एक रानी ऐसी भी। ये जीवनी इनकी मशहूर है। तो ये जीवनी किसकी है, विजय राजे सिंधिया की है। और याद रखिएगा रिटन बाई, इसको लिखा है जिन्होंने, वो लिखा है मृदुला सिन्हा ने। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है मृदुला सिन्हा ने। तो ये आप लोग याद रखें, इसको लिखा है मृदुला सिन्हा ने। तो ये आप लोग याद रखें, इट वाज रिटन बाई मृदुला सिन्हा। एक रानी ऐसी भी विजय राजे सिंधिया के हैं। विजय राजे सिंधिया बेसिकली जीवाजी राव के वाइफ हैं। ये उनके बारे में थोड़ी और बात करना चाहते हैं आप, तो एक छोटी सी बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। हालांकि कई और नाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यदि हम बात करें, यदि स्पेशली जीवाजी राव की बात करें, तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा जो कि चूँकि जानते हैं अप्रैल 1948 में, अप्रैल 1948 की यदि हम बात करें, तो अप्रैल 1948 में देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली एक कोलैबोरेशन हुआ फाइनली। तो अप्रैल 1948 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो भारत के राजाओं के सम्मेलन हुए जिसमें 25 रियासतों का संघ बनाया गया। तो 25 रियासत जो हैं इनको शामिल किया गया, और 25 रियासतों को शामिल करके फाइनली क्या बना दिया गया, मध्य भारत बना दिया गया। अब देखिए जो मध्य भारत है, इसी मध्य भारत का इनको राज प्रमुख बनाया गया था। तो मध्य भारत बनाया गया था, क्या बना था, मध्य भारत। और मध्य भारत जो है ये बनता है कब, अप्रैल 1948 में। अब इसके बाद डेवलपमेंट ये होता है कि मध्य भारत तो बन गया, अच्छी बात है। तो मई 1948 को फाइनली मई 1948 को, हालांकि यदि आप डेट याद रखना चाहें तो डेट यहां पर है। डेट की बात करें तो ये डेट यहां पर लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। 18 मई 1948 को यदि हम बात करें, 18 मई 1948 को यदि आप यहां पे देखें, 18 मई 1948 को भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज जीवाजी राव को राज प्रमुख बनाया गया। तो यदि आप चाहें तो मैं डेट यहां पर ऐसे लिख देता हूं, 18 मई 1948। 18 मई 1948 को फाइनली जॉर्ज जीवाजी राव को राज प्रमुख बनाया गया। तो जॉर्ज जीवाजी का नाम इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं जीवाजी राव सिंधिया। तो जीवाजी की बात करें, जीवाजी राव की बात करें तो जीवाजी राव सिंधिया को फाइनली आपने क्या बना दिया, इनको बना दिया राज प्रमुख। पहले राज प्रमुख बोलते थे, गवर्नर नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे राज प्रमुख, ठीक है। तो ये इनको बना दिया राज प्रमुख। नौ इसके बाद देखा जाए तो हालांकि यही पता होना चाहिए, जीवाजी राव को बेसिकली, सिंधियाओं को बेसिकली यहाँ राज प्रमुख बनाया गया था। और उधर साइड में यशवंत राव 3 की बात करें तो यशवंत राव 3 को उप राज प्रमुख बनाया था। आपको याद होगा यशवंत राव होलकर की बात करें, यशवंत राव होलकर की बात करें, यशवंत राव 3 है ना, यशवंत राव 3 की बात करें, यशवंत राव 3 होलकर की बात करें तो इनको बनाया था उपराज प्रमुख। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, उपराज प्रमुख बनाया गया था इनको। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। तो ये रही क्रोनोलॉजी जिसको आपको याद रखना है। लेकिन कुछ संधियां जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिकली सिंधियाओं के टाइम में हुई। संधियों में एक इंपॉर्टेंट संधि जो हुई है, जो काफी चर्चा की जाती है, वो है ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ग्वालियर ट्रीटी, ग्वालियर की संधि। और ग्वालियर की संधि का जो ईयर है वो है 1817। ये हुई अंग्रेजों के साथ में, 1817 में ग्वालियर की संधि होती है। तो पिंडारियों की बात करें तो पिंडारियों की कई बार ऐसा क्या है कि जो सिंधिया सपोर्ट करते थे, तो पिंडारियों के विरुद्ध, जो पिंडारी थे, तो पिंडारियों के विरुद्ध बेसिकली अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पर पिंडारियों के विरुद्ध उन्होंने पूरा मूवमेंट चला रखा था। तो हेस्टिंग ने ट्रीटी किया था पिंडारियों के विरुद्ध। तो ये ट्रीटी हुई थी, इसका मकसद जो था पिंडारियों के विरुद्ध एक ट्रीटी हुई थी कि पिंडारियों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स एक साइड, ही वाज फ्रॉम ब्रिटिश साइड, और इधर साइड से थे बेसिकली दौलत राव सिंधिया।
तो दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में हुई, दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो ये आप लोग याद रखें, दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में ट्रीटी हुई थी, ये आप लोग याद रखें। ये ट्रीटी काफ़ी फेमस है, ग्वालियर की संधि 1817 की लॉर्ड हेस्टिंग्स और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई, पिंडारियों के अगेंस्ट में हुई थी कि पिंडारियों की आप हेल्प नहीं करेंगे। और इनके मध्य 5 नवंबर 1817 को, यदि आप पर्टिकुलर या डेट याद रखना चाहते हैं तो ये डेट है 5 नवंबर 1817 को ये संधि हुई और ये संधि कहलाती है ग्वालियर की संधि। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रहा ग्वालियर साम्राज्य के बारे में। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नाम और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे दौलत राव सिंधिया की यदि हम बात करें तो दौलत राव सिंधिया के बारे में देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम था, इनके बाद बेजाबाई इनकी पत्नी थी। इन्होंने द एम्पायर पर शासन किया, हालांकि द एम्पायर बोलते हैं, जबकि दत्तक बालक जो थे इनके जानकोजी राव, जब तक उन्होंने पद नहीं संभाल लिया तब तक इन्होंने बेसिकली जो दौलत राव की पत्नी है जिनका नाम है बेजाबाई, इन्होंने एम्पायर संभाला था। जयाजी राव की बात करें, 1843 में जानकोजी की मृत्यु हो गई। तो जानकोजी की मृत्यु होने के बाद में रानी ताराबाई जो थी, ताराबाई राजी, इन्होंने साम्राज्य की देखभाल की और जयाजी राव नामक एक बच्चे गोद लिया। तो जयाजी राव का नाम भी याद रखेंगे। तो जानकोजी के बाद तो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेते हैं। तो दौलत राव सिंधिया के बारे में यदि हम बात करें तो दौलत राव की सिंधिया की जो पत्नी है, कौन है? दौलत राव सिंधिया की जो वाइफ हैं, इनकी वाइफ का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, चूँकि नाम पूछा जाता है। तो नाम है बेजाबाई। तो यहाँ पे किससे संभाला एम्पायर को? यहाँ पे एम्पायर संभाला बेजाबाई ने। तो पहले तो आपको बेजाबाई का नाम याद रखना है, बेजाबाई। और बेजाबाई के बाद में बेजाबाई के बेटे का नाम क्या था? बेजाबाई के बेटे का नाम था जयाजी राव। तो आपको फिर जयाजी का नाम, बेजाबाई के जो बेटे का नाम है जानकोजी राव। ठीक है, तो जानकोजी राव ने फिर सत्ता संभाली। अब जानकोजी राव की बात करें तो जानकोजी राव की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। फिर जानकोजी राव की जो वाइफ हैं उन्होंने फिर सत्ता संभाली अपने बेटे के लिए। तो जानकोजी राव की वाइफ का नाम क्या था? उनकी नाम था रानी ताराबाई। तो रानी ताराबाई जो हैं इसके बाद उन्होंने सत्ता संभाली। तो आपको रानी ताराबाई का नाम भी याद रखना है। ऐसे कुछ नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है। रानी ताराबाई, तो सत्ता फिर कैसे संभाली? फिर संभाली रानी ताराबाई ने। और फिर ये फिर सत्ता किसके हाथ में गई? इट वेंट टू जयाजी राव। ठीक है, बाद में ये सत्ता किसके पास गई? ये गई जयाजी राव के पास। तो जयाजी राव का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे कुछ नाम हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको जयाजी राव इनका नाम याद नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ बेसिकली जो वुमेन रूलर थी उस टाइम पे जिन्होंने एम्पायर को संभाला, जैसे बेजाबाई हैं और रानी ताराबाई हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी यहाँ पर लिखी। क्रोनोलॉजी आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा जाए तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया शासक जयाजी राव थे। तो जयाजी का नाम आप थोड़ा याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो जयाजी राव जो है 1857 के विद्रोह के समय जो शासक थे वो जयाजी राव थे। ये वही जयाजी राव हैं जिनको इन्होंने गोद लिया था रानी ताराबाई ने। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें 1857 क्रांति के समय सिंधिया ने अंग्रेजों को समर्थन किया था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और सिंधिया साम्राज्य के आखिरी राजा थे महाराजा जॉर्ज जीवाजी राव, और जीवाजी राव ने बेसिकली संधि पत्र में हस्ताक्षर किया और इसके चलते बाद में इन्हें राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ये आप लोग याद रखें। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश फाइनली, हालांकि बाद में मध्य प्रदेश जब फॉर्मेशन हुआ तो 1956 में फाइनली सबका विलय कर दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंधिया वंश के बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस। और आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन में यहीं से वाइंड अप करूँगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट रियासतें हैं, स्पेशली भोपाल की बात करें तो भोपाल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा आई थिंक कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाउ अबाउट लेट्स वाइंड अप क्लास राइट नाउ। आप सभी लोग यहाँ पे आए, हमारी बातें ध्यान सुनिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी MPPSC। तो आप राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लासेस की लिंक शेयर की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर फर्दर आने वाले कल में PDF भी शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है learnerservices.org, तो learnerservices.org को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक जगह मिल जाएंगी। मैंने प्रॉपर्ली वहाँ पे एक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वहाँ पे मध्य देश करंट अफेयर है, मध्य देश हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब कुछ मिल जाएगा। वी वर्किंग ऑन दैट थिंग। इसके अलावा जो PDF है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे प्लस कोर्स जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल करते हैं। नंबर है आपके सामने 8826033084। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीपिंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल। टेक केयर, थैंक्स सो मच।